हेलो गाइस, ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये 2021 के जो एस्पिरेंट्स होंगे तो उनके लिए पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उससे रिगार्डिंग है। और इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं इस मद्देनज़र रखते हुए बनाऊंगा कि अगर जस्ट आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो उस केस में आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या फिर बेयर मिनिमम पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद आप फर्दर जीएस या ऑप्शनल के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो जनरली जो स्टार्ट करते हैं वो इन 5 कैटेगरी में आते हैं। या तो वो स्कूल स्टूडेंट होंगे, 11th या 12th में होंगे, या फिर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, या फिर वो जस्ट उन्होंने ग्रेजुएट किया होगा, या फिर वो वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं। और पांचवा जो होता है कि ऑलरेडी उन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे रखे होते हैं, लेकिन कुछ प्रिपरेशन में या फिर स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ी होती है जिसके चलते उनको बाद में कुछ रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो ऑलरेडी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो 11th या 12th में हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे आप एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और इनफैक्ट आप कुछ कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के रिगार्डिंग की बेसिक फ्रेमवर्क क्या रिक्वायर्ड होता है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, या फिर आपको ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना है, या फिर आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करोगे, या फिर आप ऑन ए डेली बेसिस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जो कॉलेज में जो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट हैं, तो जो स्टार्टिंग ईयर्स में है, जो फर्स्ट या सेकंड ईयर्स में है, तो वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो मैं 11th या 12th के लिए बता रहा हूँ। और जो फाइनल ईयर में है तो उनके लिए मैं डिटेल में पर्टिकुलरली ये वीडियो उनके लिए हेल्प करेगा। और साथ में जो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उनको तो अब तुरंत ही प्रिपरेशन स्टार्ट ही करनी होगी, तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये वीडियो हेल्प करेगा। और जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट थिंग कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। रीज़न बीइंग कि आपको कोई कितना भी बोल ले कि जॉब के साथ साथ भी किया जाता है, डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जो ऑन ए डेली बेसिस 10 घंटा पढ़ रहा है आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो अगर आप जॉब के साथ साथ 3 से 4 घंटा ऑन ए डेली बेसिस पढ़ोगे। तो अगर आप जॉब छोड़ सकते हो तो डेफिनेटली ये अच्छा स्टेप होगा। लेकिन इन केस अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या जो भी रीज़न हो, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आप मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 घंटे निकालने की कोशिश करो। और सैटरडे संडे जो आपका दो वीक ऑफ डे होगा, उस दिन आप 10 से 12 घंटे दे सकते हो। और फिर जैसे ही प्रीलिम्स या मेंस नज़दीक आएगा तो उस समय आप होलसम छुट्टी ले सकते हो कि प्रीलिम्स के लिए आप 1 से 2 महीने छुट्टी ले लिए, मेंस के टाइम भी मेंस से पहले 1 या 2 महीने की आप छुट्टी ले लिए। और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है कि उन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे रखा है, तो उनको तो बेसिक फ्रेमवर्क क्या है वो सब कुछ पता है, बस उन्होंने प्रिपरेशन में कुछ गलती की होगी तो वो गलती क्या है वो रेक्टिफाई करनी है और फर्दर फिर आपको फर्दर अटेम्प्ट्स देने हैं। और इनफैक्ट अब पर्टिकुलरली जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे जो बेसिक होता है कि अब एनसीईआरटीज पढ़नी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ बेसिक होमवर्क करना होगा कि एक है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथ में जो सिलेबस है वो आपको डिटेल में अच्छी तरह से देखना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी एनसीईआरटीज पढ़ लो, डेफिनेटली वो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि यूपीएससी चाहती क्या आउट ऑफ दैट। आपने जितना भी पढ़ लिया उसको आप यूज़ कैसे करोगे। फाइनली जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्रीलिम्स का सिलेबस ये है, मेंस का सिलेबस ये है, हिस्ट्री में मेंस में ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में ऐसे ऐसे सवाल पूछ रखे हैं, आपने ये एनालिसिस कर ली तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अच्छा यूपीएससी किस एरियाज में फोकस करती है, या फिर कोई भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो उस चीज़ का यूज़ फाइनली आप प्रीलिम्स और मेंस में कैसे करने वाले हो। और साथ में आप टॉपर्स के वीडियोस भी देख सकते हो। अब 7-8 टॉपर्स के वीडियोस देखोगे तो आपको एक बेयर मिनिमम आइडिया लग जाएगा। हालांकि सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि सारे टॉपर्स में जब आप सुनोगे तो कुछ कोर एस्पेक्ट सब में होता है, वो हर किसी ने किया होगा। बाद बाकी ऑफ ट्रैक चीज जो होती है वो थोड़ी अलग अलग होगी सब में, कि एक बेसिक फ्रेमवर्क सब टॉपर ने फॉलो किया होता है और वो कॉमन होती है थ्रू आउट द टॉपर्स, और कुछ चीजें होंगी जो वेरी करेंगी डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। तो वो जो बेसिक कोर एरियाज है जिस पे हर टॉपर ने फोकस किया होगा तो वो आपको पता होना चाहिए। इवन उनको आप सुनोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की थी जो इस एग्जाम में करने से डेफिनेटली आपका सक्सेस गारंटेड नहीं हो सकता है। क्योंकि काफ़ी गलतियां होती है जो लोग बाग करते हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, पढ़ेंगे इतना लेकिन नोट्स नहीं बनाएंगे, या फिर नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो साथ में टेस्ट सीरीज या फिर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। तो ये सब जो गलतियां कि आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो आप कितना भी पढ़ लो, या फिर आप नोट्स नहीं बना ले आप कितना भी पढ़ लो, चाहे बुक एक की जगह 1000 किताब पढ़ लो, ये सब जो गलतियां ये हर लोग करते हैं। कुछ लोग तो करते हैं, या फिर सब लोग सारी गलतियां नहीं करें लेकिन एक आध गलतियां तो करते हैं। तो ये सब गलतियां आप उनसे सीख सकते हो जो उन्होंने अगर की होंगी तो आपको वो सिंसियरली बता देंगे कि हाँ ये मैंने गलती की थी, ये नहीं करनी चाहिए।
तो वहाँ से जैसे आप टॉपर्स की वीडियो सुनोगे, आप जैसे सिलेबस देखोगे प्रीलिम्स का और मेंस का, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीलिम्स या मेंस का, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया तभी लग चुका होगा। और ये 1 महीना भी अगर आप दे रहे हो ना, तो आप अपना मे भी हो सकता है अपना 1 साल बचा रहे होगे। तो मेरा मानना है कि आप स्टार्टिंग का जो 1 महीना, अगर आप स्पेशली अगर कॉलेज में आप अगर आप पढ़ रहे हो, स्पेशली अगर आप लेट से जस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपके पास टाइम कम होगा, तो आप 1 हफ्ता दे सकते हो। लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप 1 महीना तो दे ही सकते हो इस चीज़ के लिए कि आप सिलेबस देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, और फिर साथ में आप टॉपर्स के वीडियोस देख रहे हो, क्या सही है क्या नहीं करना है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो आने वाले 1-2 साल में आपको क्या करना है। तो ये बेयर मिनिमम है, ये जो सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने ये कर लिया है, तो आपको एक बेयर मिनिमम आइडिया हो चुका है कि इस एग्जाम में रिक्वायर्ड क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, जो मैं बताने वाला हूं। अब 2 साल तो इस एग्जाम के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। 1 साल तो आपको प्रिपरेशन में चला जाएगा और 1 साल पूरा एग्जामिनेशन में चला जाएगा। तो 2 साल मिनिमम रिक्वायर्ड है। इससे कम का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर इस एग्जाम के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल तो आपका जाने ही जाने वाला है। अगर आप वो 2 साल अगर सिंसियरली दोगे तो आपका हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाए। अब रही बात कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और ये भी होगा कि आप 1 महीना जब पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप सब कुछ पढ़ लोगे, जो उतना नेसेसरी नहीं होगा उस पर भी आप ज़्यादा फोकस डालोगे। लेकिन 1 महीना की रीडिंग के बाद आपको अच्छे से आइडिया होगा कि न्यूज़पेपर में आधे से 1 घंटे में न्यूज़पेपर आप इफेक्टिवली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ सकते हैं। तो फिर आपको वो करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाता है तो दैट विल बी वेरी गुड। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है। आप अगर कोचिंग करोगे तो कुछ बेनिफिट मिलता है कि आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बन जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह मिल जाती है। अच्छी कोचिंग है तो आपको अच्छा सा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन कुछ घाटा भी होता है, बाद बाकी पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें होती है, पढ़ाई नहीं होती है, ये भी होता है। और साथ में जितना टाइम अगर आप इफेक्टिवली आपके पास कोई मेंटोर है या फिर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो आप जितने टाइम में कुछ चीज़ें कर सकते हो। कोचिंग आप करोगे तो वही चीज़ करने में आपको ज़्यादा भी टाइम लगेगा, ये भी सच्चाई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग करना ही चाहिए, वो आपका डिसीजन है। प्रोसेस कौन सा आपको देखना होगा, तो आपको अगर डिसाइड करना होगा कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है। कोचिंग की तो वेल एंड गुड, नहीं की तो भी वेल एंड गुड। दोनों के केस में थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको शायद मेंटोर नहीं भी हो, या फिर इनिशियल में आपको कोई गाइडेंस नहीं भी हो, मटेरियल आपको कौन सा इकट्ठा करना है, तो आपको धीरे धीरे ये सब पता चलता जाएगा। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, तो अगर आप डिसिप्लिन भी हो लेकिन और साथ में कोई एक गाइड या फिर एक मेंटोर है, तो भी दैट इज मोर देन इनफ। अब उसके बाद अब स्टार्ट कैसे करना है, तो अब स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फोकस करना है जीएस के मेंस पे। मैं ऑप्शनल के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपका 2 पिलर होता है, एक होता है जीएस मेंस और दूसरा पिलर होता है ऑप्शनल। अब प्रीलिम्स के एंगल से मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2 एंगल से प्रिपेयर करना है। आपका 2 पिलर है, 50% टाइम आप दोगे जीएस मेंस को और 50% टाइम दोगे आप ऑप्शनल को। तो उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको ऑप्शनल क्या लेना है। तो द बेस्ट थिंग विल बी कि अगर आप सोशियोलॉजी में लेट से बीए कर रहे हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सोशियोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने पढ़ा है, आपको समझ है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आप वो सब्जेक्ट उठाओगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर उसको हट के आप दूसरा सब्जेक्ट उठाते हो तो आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी ही होगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आप वो उठाओ। लेकिन आप वो उठाने में समर्थ नहीं हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं की, या आपको लग रहा है कि हाँ आपने ले लिया था लेकिन आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जो भी रीज़न हो, उसके बाद आप कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट उठाने की सोच रहे हो, तो फिर उससे बेटर होगा कि आप सबसे पहले जीएस पूरा पढ़ लो। तो आप पूरा जब जीएस पढ़ लोगे तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इशूज, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होगे, तो आप बेटर आइडिया लगा सकते हो कि आपको इन सारी चीज़ों में कोई अगर आपको ऑप्शनल उठाना है तो आप कौन सा उठाओगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हो। उसके बाद फिर आप क्या करना है, आपको कि 3 से 4 प्रोबेबल ऑप्शनल का आपको एक लिस्ट बनाना है कि मैं ये उठा सकता हूँ, और फिर उन चारों में कंपेयर करना है। कुछ आप सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप कोई उनके टॉपर्स हों या फिर जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है उस ऑप्शनल में, उनसे आप गाइड लेके फर्दर आप सारे ऑप्शनल को कंपेयर कर सकते हो। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में कैसा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सब कुछ सेकेंडरी हो जाएगा कि इवन वो ऑप्शनल छोटा है, बड़ा है, स्कोरिंग है, नहीं है, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। सारा ऑप्शनल स्कोरिंग होता है और नंबर निकलते हैं। अब थोड़ा 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, उतना डाई से यूपीएससी डेफिनेटली होगा। रीजन बीइंग कि अब 100% ऑब्जेक्टिविटी कोई इंश्योर नहीं कर सकता, सब इंसान ही है।
लेकिन हाँ 10 से 15 मार्क्स से ज़्यादा का अगर डिफरेंस नहीं हो सकता है। अब उसके बाद आप जो जो फैक्टर्स, सबसे पहले आपको देखना है आपका इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल्स में कैसा है। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो आप देख सकते हो कि उसका सब्जेक्ट जो सिलेबस है कितना छोटा है कितना बड़ा है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, गाइडेंस कितना अवेलेबल है, पास्ट ट्रेंड भी आप देख सकते हो। लेकिन ये सब सेकेंडरी चीज़ें होंगी, जो मेन जो चीज़ होगी वो आपका इंटरेस्ट लेवल होगा। अब इस बेसिस पे आप फर्दर फिर ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हो। आपने अगर शुरू में ही ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है तो आपका जीएस और ऑप्शनल की प्रिपरेशन पैरेलली चलती रहेगी, आप 50-50% टाइम दोगे। या फिर आप ये सोच रहे हो कि जीएस एक बार पढ़ लेने के बाद आप ऑप्शनल चूज करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 1 साल पढ़ना है तो स्टार्टिंग के 4-5 मंथ्स आप जीएस पढ़ सकते हो, उसके बाद आप ऑप्शनल चूज करोगे और फिर फर्दर आपको ऐसे प्लान करना है आपका टाइम डिवीजन सच दैट कि आप 1 साल में 50% रफली टाइम आप जीएस को दोगे और 50% टाइम ऑप्शनल को दोगे। तो ये रही स्ट्रैटेजी। अब है कि अब जीएस में भी क्या करना है, आपको ऑप्शनल में भी क्या करना है, आप कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरा इतना मानना है आप कोचिंग लो नहीं लो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो अगर आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेंस के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो देन डू ज्वाइन दैट टेस्ट सीरीज, इट हेल्प्स अ लॉट। अगर आप केवल, होता क्या है कि या तो लोग बाग नोट्स नहीं बनाते हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, ये दोनों ही करना काफी इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। एक भी नहीं करोगे तो आप ऐसे ही पीछे हट रहे हो। आपने अगर दोनों नहीं किया, आपने कितना भी पढ़ लिया है तो आप ऐसे ही केवल आप रेस से बाहर हो, वो केवल आप मेंस में केवल आप अटेंडेंस मार्क करने के लिए जाओगे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स बनाना और आंसर राइटिंग यही दो इंपॉर्टेंट पिलर है। लोग बाग सारा काम कर लेते हैं, किताबें पढ़ लेंगे, कोचिंग कर लेंगे, 3-4 किताबें पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन जो मेन जो क्रिटिकल है करंट अफेयर्स पे इतना फोकस कर लेंगे, करंट अफेयर्स का मॉड्यूल जाके पढ़ लेंगे, 2-3 कोचिंग का फॉलो करेंगे, ये सारा काम कर लेंगे, लेकिन ये दो काम में एक काम छोड़ के जाएंगे, जिसके चलते आप ऐसे ही रेस से बाहर हो जाते हो। तो डेफिनेटली इसीलिए मैं इतने इंपॉर्टेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब रही बात नोट्स बनाने की और आंसर राइटिंग करने की, तो डेफिनेटली आप ये काम डे वन से नहीं कर सकते हो, क्योंकि डे वन से आपको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होगा ना नॉलेज होगा। आप ये काम कर सकते हो कि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, डिटेल में पढ़ लिया, सारे एस्पेक्ट में पढ़ लिया, मेंस के एंगल से भी पढ़ लिया है, उसके बाद अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या कोई कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में आया होगा, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। एक बार पूरा पढ़ लिया उसके बाद आप नोट्स बना सकते हो रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो एक बार तो आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, आंसर राइटिंग डेफिनेटली करनी है। और फिर स्टार्टिंग से ही पहले अगर आपको ये पूरा आप 1 साल कहाँ पे रहोगे, जिस समय आप एग्जाम देना है उससे 1 साल पहले कहाँ रहोगे, आपका प्लेस ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, आपको दिल्ली आना है नहीं आना है, सब कुछ आपको डिसाइड कर लेना होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आपका इन्वायरमेंट बन जाता है, आपको ये सब सोशल सर्कल्स वगैरह छोड़नी पड़ेगी। एक आध कोई दोस्त होगा तो वो सही है, और फिर आपको सोशल गैदरिंग्स ये सब में जाना बंद करना होगा। तो ये सब आपको जो माहौल बनाना होगा वो काम आपको पहले करना होगा, क्योंकि अगर वो काम आप पहले करके नहीं रखे हो तो फिर आपका वो 1 साल बर्बाद होगा। तो ये सब काम आपको पहले करके रखना है। अब उसके बाद जब आपने ये सारा काम कर लिया, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि आपने अगर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉपर्स के वीडियोस देख के आपने एग्जाम का आइडिया लगा लिया है, आपने ऑप्शनल चूज कर लिया है कि आपको क्या लेना है, आपके पास कोई मेंटोर है, अगर वो नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, वो आपने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, आपने एक अच्छा सा एनवायरनमेंट एम्बियंस क्रिएट कर लिया है कि 1 साल मेरे को इसी जगह रहना है, पढ़ाई करनी है, मेरा सोशल सर्किल इतना ही होगा और कोई मैं सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहा। आप सोशल मीडिया वगैरह से आप हट सकते हो, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप में उतना डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप सोशल मीडिया से भी हट सकते हो। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग एस्पिरेंट हो तो आपको डिसाइड करना है आपको जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है। इनकेस अगर नहीं छोड़नी है तो आपका टाइम टेबल कैसा होगा, आप कैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम निकालोगे। इतना काम आपने कर लिया है तो फर्दर क्या है कि अब आपका जो 2 साल का जो टाइमलाइन होगा, 1 साल होगा आपका प्रिपरेशन का फेज और 1 साल होगा आपके एग्जामिनेशन का फेज। अब जो आपका 1 साल का जो प्रिपरेशन का फेज होगा उसमें आप 50% टाइम दोगे अपने जीएस मेंस के लिए और 50% टाइम दोगे ऑप्शनल के लिए। अब जब आप जीएस मेंस में इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं कि प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो मेरे को मेंस देना होगा। वो भी बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय या दो मत नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये होती है कि जिस समय आप जीएस मेंस की प्रिपरेशन करते हो ना, तो उस समय ऑलरेडी आपकी जीएस प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन साथ में चलती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो फैक्चुअल चीजें जो केवल प्रीलिम्स में ही पूछी जाती हैं, वो काम आप प्रीलिम्स से जस्ट पहले भी कर सकते हो। तो जीएस प्रीलिम्स में भी पूछा जाना है, मेंस में भी पूछा जाना है, तो जिस समय आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन आपको मेंस के एंगल से करना है।
मेंस के एंगल से पूरा कर देना है। जब आप मेंस के एंगल से पूरा कर चुके हो तो आपका मेंस के एंगल से जीएस प्रिपेयर्ड है, उसके साथ साथ आपका प्रीलिम्स के एंगल से भी प्रिपेयर्ड हो रहा होगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो प्रीलिम फोकस्ड ही आती हैं, जो फैक्चुअल हो, जो कि प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, वो काम जब प्रीलिम्स नजदीक आ चुका है, आपके पास 2-3 महीने बचे हैं, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उस केस में आपका प्रीलिम्स फोकस्ड भी हो, पहले आप जो प्रिपेयर किए हो जीएस मेंस, उसमें आपका जीएस मेंस भी प्रिपेयर्ड है, प्रीलिम्स के एंगल से भी प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें जो प्रीलिम फोकस्ड है वो आप 2-3 महीने पहले कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एंगल से हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप प्रीलिम्स के एंगल से करोगे तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स के एंगल से तो कर लोगे, लेकिन मेंस के एंगल से नहीं होगा। लेकिन मेंस के एंगल से करोगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम चीजें प्रीलिम्स के एंगल से भी हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें जो बच जाएंगी वो आप बाद में भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैक्सिमम टॉपर्स आपको बोलते होंगे कि अच्छा इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो अब अगर मेंस के एंगल से करोगे तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी, लेकिन आप साथ साथ अगर कुछ आप पढ़ रहे हो, लेट्स से आप ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हो, आपने मेंस के एंगल से प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आपको पता है कि प्रीलिम्स के एंगल से ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर से रिलेटेड जो वेरियस बैटल्स हुई थी 1857 में, तो किस रीजन से कौन से ब्रिटिशर ने रिप्रेजेंट किया था, कुछ मे भी हो सकता है कि फैक्चुअल चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, पूछी जाए, तो साथ में आप वो भी देख सकते हो जब आप कर रहे हो। लेकिन मेन फोकस आपका जीएस मेंस ही होगा। तो 50% टाइम आपका जीएस मेंस में, 50% टाइम आपका ऑप्शनल में जा रहा है। तो अब जीएस मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है और ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो अब पहले मैं चलो ऑप्शनल के बारे में बता रहा हूं। तो ऑप्शनल जैसे आपने डिसाइड कर लिया, तो आपका जो बेसिक फ्रेमवर्क होगा कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो आपने डिसाइड कर लिया। अगर कोचिंग करनी है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको बुक्स इकट्ठी करनी होगी, जो जो बुक्स आपको पढ़नी है। साथ में आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस के मुताबिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मुताबिक आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना होगा। एक बार बेसिक रीडिंग कर चुके हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। एक बार वो नोट्स बन गए तो फर्दर क्या है कि आपको कुछ नया पढ़ोगे तो उसमें क्या अपडेशन करना होगा, करंट अफेयर्स में कुछ आपको नई चीजें लगी तो आपको नोट्स में अपडेट करना होगा, और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करना होगा। एक बार अच्छा खासा आपने रिवाइज कर लिया, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर प्रीलिम्स, और फिर फर्दर वहां एनालाइज करोगे, और उसके बाद जब एक महीना बच रहा होगा मेंस देने के लिए, तब आप अच्छे से रिवाइज करके फिर मेंस देने के लिए जाओगे। तो ये आपका ऑप्शनल से रिलेटेड बेसिक फ्रेमवर्क होगा। अब हर ऑप्शनल में डिफर करेगा, तो यहाँ पे डिस्कस करने का उतना मतलब नहीं है। मैंने फिर अपने ऑप्शनल फिजिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में डील किया है। आपका दूसरा ऑप्शनल है तो उस ऑप्शनल से रिलेटेड जो टॉपर्स हैं आप उनकी वीडियोस को देख सकते हो, फिर फर्दर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो अब जो प्रिपरेशन का जो 1 साल का फेज है, जैसे मैंने बोला 2 साल लगेंगे, 1 साल आपका प्रिपरेशन का फेज, 1 साल आपका एग्जामिनेशन का फेज। तो प्रिपरेशन के फेज में 50% टाइम आपने जीएस मेंस को दिया, 50% ऑप्शनल को दिया। ऑप्शनल के बारे में मैंने बता दिया। अब जीएस मेंस में क्या है कि उसमें जो आपका फ्रेमवर्क रहेगा, सबसे पहले आप GS1, GS2, GS3, GS4, तो लगभग आपको जो टाइम देना है, अगर आप 6 महीने भी दे रहे हो तो आपको लगभग 1.5 महीना आपको सारे ऑप्शनल में देने ही पड़ेंगे। तो अब जब 1.5 महीना दे रहे हो तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप 1 महीना पूरा डेडिकेटेड रीडिंग करोगे, और जब एक बार रीडिंग कर लिए तो अगले जो 15 दिन में आप नोट्स बनाओगे। तो आपका GS1 का भी 1.5 महीना में पढ़ के नोट्स बन गया, 2 का भी पढ़ के नोट्स बन गया, 3 का भी पढ़ के नोट्स बन गया, 4 का भी पढ़ के नोट्स बन गया। पहले आपको पढ़ना 1 महीना, फिर आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि साथ साथ आप नोट्स बनाओगे पहली रीडिंग में तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगेगा। तो जैसे 1 साल आपका प्रिपरेशन का फेज हुआ, तो उसमें आप 6 महीना ऑप्शनल को दोगे, 6 महीना आप जीएस को दोगे, तो लगभग 1.5 महीना आप सारे जीएस पेपर्स को दोगे। तो 1.5 महीना आपके पास मतलब 45 डेज है। तो 30 डेज आप रीडिंग करोगे, और 30 डेज फर्दर उसके बाद फिर जो 15 डेज है उसमें आप नोट्स बनाओगे। थोड़ा सा ज़्यादा कम टाइम लग सकता है, 1 में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी स्टैटिक है। GS4 में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, उसमें प्रैक्टिस का ज़्यादा रोल होता है। तो आपका ये अप्रोच रहेगा। अब GS1, 2, 3, 4 में आपको कौन कौन टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक्स में आपको किस बुक रिफर करनी है, फिर किस किस माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स क्या क्या होंगे, और फिर नोट्स किस किस टॉपिक पे बनाने हैं, तो ये सबसे रिलेटेड मैंने सेपरेट GS1, 2, 3, 4 की वीडियोस बनाई है। तो वो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। तो कोई सा भी जीएस पेपर हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी कि फर्स्ट आपको एक बेसिक रीडिंग करनी है, आपको स्टैटिक नॉलेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। स्टैटिक नॉलेज कंप्लीट हो चुका, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने अगर कोचिंग से ले ली तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बेसिक बुक्स पढ़ के भी ले सकते हो। और वो आपने अगर कर लिया, उसके बाद आपको जब समझ आ गया तो फर्दर आप उसके बाद अपना नोट्स बनाओगे। और नोट्स ऐसा होना चाहिए कि वो क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प होना चाहिए। 100 पन्ने से ज़्यादा का एक जीएस पेपर का नोट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्दर बाद में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। जब रिवाइज नहीं कर पाओगे तो उसको बनाने का, नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स बनाने का मतलब होता है कि कोई सा भी टॉपिक अगर आता है, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है, तो सारे एस्पेक्ट्स है कि कॉजेस क्या था, सक्सेस क्यों नहीं मिल पाया, नेचर कैसा था, ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी अपनाई आफ्टर द एंड ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सारे एस्पेक्ट्स और इनके विद इन पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में डालने होंगे।
तो आपका नोट्स कंप्रिहेंसिव होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए, कि वो छोटा होना चाहिए कि आप एट द एंड उसको रिवाइज कर पाओ। अब नोट्स आपने जैसे बना लिया, उसके बाद क्या है कि आप फर्दर आपको कुछ नई चीजें मिलती है, चाहे वो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ने से मिले, चाहे आपको किसी और एस्पेक्ट से मिले, तो आपको क्या करना है कि आप उस नोट्स को अपडेट करना है। उसी नोट्स को फिर बार बार आप रिवाइज करते जाओगे, तो वो सारी चीजें जो आपके नोट्स में होंगी आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। जब तक फिंगर टिप्स पे नहीं आ रही तब तक आप मेंस के लिए अभी तैयार नहीं हो उस पर्टिकुलर बैटल को फेस करने के लिए। अब उसके अलावा जब आपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है आपके फिंगर टिप्स पे, तब फिर आप टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग के बारे में सोच सकते हो। आप पहले भी कर सकते हो आंसर राइटिंग, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपको टेस्ट सीरीज से लगे नेट पे आपको मिल जा रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और आफ्टर प्रीलिम्स आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इवन आपको अगर टाइम अलाउ कर रहा है तो आप बिफोर प्रीलिम्स भी कर सकते हो, लेकिन आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए। एक बार आप नोट्स बना लोगे तो उसके बाद बुक रेफर नहीं करना है, एट द लास्ट रिजॉर्ट बुक रेफर करना होगा। नोट्स बनाने का मेन मकसद है कि अब आपको बुक रेफर नहीं करना है, नोट्स आपका कंप्रिहेंसिव होना चाहिए कि आपको सारे एस्पेक्ट आपको नोट्स देख के याद आ जाए कि अच्छा हाँ मैंने ये पढ़ा था। और नोट्स छोटा भी होना चाहिए कि आप टू द पॉइंट होना चाहिए कि आप देखो और आपको रिवीजन हो जाए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे। क्योंकि अगर आपका ऐसे भी देखो, आप जीएस पेपर्स और ऑप्शनल है, तो जीएस पेपर के 100 पन्ने के नोट्स है तो चारों जीएस पेपर के 400 पन्ने के नोट्स हुए, और ऑप्शनल के भी 300-400 होंगे, 800 पन्ना हो गया। इतना मोर देन इनफ हो जाता है। 100 पन्ना लेट से करंट अफेयर्स का हुआ तो 900 पन्ना से ज्यादा रिवाइज करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 900 पन्ना तक आप फिंगर टिप्स पे रख सकते हो, ये भी मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे भी छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप बना रहे हो तो फिर वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा आपको रिवाइज करना। तो आपकी ये जीएस की भी स्ट्रेटेजी रहेगी। और करंट अफेयर्स का रोल जीएस 2 और 3 में हो जाता है, 1 और 4 में तो वो भी नहीं है। और लेकिन हाँ कुछ चीजें आप कोट कर सकते हो। अब करंट अफेयर्स का क्या रोल होगा वो डेफिनेटली मैं अभी बताने वाला हूँ। और उसके अलावा अगर मैं बताऊं, अब कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अब ये तो आपका हो गया प्रिपरेशन का फेज, तो आपने 50% टाइम जीएस मेंस को दिया, 50% टाइम आपने ऑप्शनल को दिया। अब जैसे ही अब एग्जामिनेशन फेज नजदीक आ रहा है, तो प्रीलिम्स नजदीक आया, अब 2 से 3 महीने बच रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि अब आपको तैयारी प्रीलिम फोकस्ड करनी है। तो प्रीलिम फोकस तैयारी क्या होती है कि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक बेसिक बुक्स, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, साइंस एंड टेक की, तो उसको रिवाइज करना है। रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी फैक्चुअल चीजों का। एक साल का करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं, और साथ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी प्रैक्टिस करना है। और स्मार्ट गेस वर्क पे आपको काफी फोकस करना होगा प्रीलिम्स के टाइम पे, क्योंकि आप कितना भी आपको पता हो लेकिन वो स्मार्ट गेस वर्क करना ही पड़ता है प्रीलिम्स के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए डेफिनेटली शायद उतना नहीं होगा, लेकिन अगर फॉरेस्ट सर्विसेज क्रैक करना चाहते हो तो उस केस में तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आप स्मार्ट गेस वर्क नहीं करोगे तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स जनरल कैटेगरी से तो नहीं निकल सकता है। और उसके अलावा अगर वो स्मार्ट गेस वर्क करना है तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा, उसके लिए आपको यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना होगा। तो ये चीजें रही आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड। जब प्रीलिम्स 2-3 महीने नजदीक आ चुका है तो उस समय आप प्रीलिम फोकस तैयारी कर सकते हो। अब जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो गया तो आप आके आप अपना अपने जो भी है स्कोर वगैरह आपने मैच किया, आप देख रहे हैं कि आप कट ऑफ के काफी ऊपर है, और कट ऑफ के काफी ऊपर होना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इनकेस अगर आपका कट ऑफ के ऊपर भी हो लेकिन 2-3 मार्क्स ऊपर हो, तो आप हमेशा डाइस से होंगे कि होगा कि नहीं होगा। आपका प्रीलिम्स देने के बाद 1 महीना तो ऐसे ही खराब हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यही आप सोचने में ही आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। इनकेस आपका निकल भी गया तो आपका 1 महीना जा चुका है, फिर आप रेस से तो ऐसे ही बाहर हो गए। तो प्रीलिम्स में कट ऑफ अच्छे से भी क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब रही बात, अब मेंस का फेज आ चुका है, तो इस केस में क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं की हो, लेकिन मेंस, जीएस मेंस का आपने बेसिक बुक्स की रीडिंग और नोट्स बनाना आपके प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मेंस का जो 3 या 4 महीना मिलेगा उसमें आपका काम होगा नोट्स रिवाइज करना, जाके टेस्ट देना, टेस्ट एनालाइज करना, और फर्दर आपका ये काम जीएस और ऑप्शनल के लिए करते रहना। जब लास्ट का 1 महीना बचेगा तो उसमें आपको रिवाइज करना है सारे जीएस पेपर्स को और ऑप्शनल को, और फर्दर आपको मेंस का एग्जाम देना है। और यही चीज आपको जीएस मेंस के लिए भी करनी है और ऑप्शनल के लिए भी करनी है। तो प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम होगा वो आपको मेनली आपको रिवाइज करना और साथ में टेस्ट सीरीज देने पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद मेंस हो गया तो फिर फर्दर इंटरव्यू का फेज होगा। अब इंटरव्यू के एंगल से यहाँ पे बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब आपने अगर मेंस तक सही से तैयारी कर ली तो फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी आफ्टर मेंस ही होती है, उसका अलग से आपको कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है। लेकिन कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि एसे के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, करंट अफेयर्स का क्या मतलब रोल होगा, या फिर कैसे आप प्रिपेयर करोगे, सीसैट के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपकी बुक लिस्ट क्या होगी, और कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस आप क्या क्या रेफर करोगे। तो मैं पहले बुक लिस्ट और एक्स्ट्रा सोर्सेस के बारे में बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है, राजीव अहिर IPS हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब है।
ज्योग्राफी के लिए आप एटलस रेफर कर सकते हो, और जो एनसीईआरटीज है 11 12th की 4 एनसीईआरटीज आप उनको रेफर कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप मैक्सिमम 10th की एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मैंने बता दिया स्पेक्ट्रम। एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया के लिए आपको एनसीईआरटी रेफर कर लोगे, डेट विल बी मोर देन इनफ। या फिर आपको वो काफी बल्कि लगती है तो आप तमिलनाडु बोर्ड रेफर कर सकते हो, लेकिन कोई एक रेफर करना है। कल्चर के लिए क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की जो बुक आती है वो, और साथ में मैंने जो रेफर की थी वो नितिन सियानिया रेफर किया था। उसमें भी आपको सेलेक्टेड रीडिंग ही करनी है, पूरी बुक कवर टू कवर आपको नहीं पढ़नी है। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत किताबें हैं, नॉर्मन लोवे, कोई एक जैन की भी किताब है, तो उतनी आपको रेफर नहीं। कोई सी भी एक पतली सी बुक आप, बेटर होगा कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो या फिर आपको कोई कोचिंग का मटेरियल, कोई क्रिस्प सा छोटा सा मटेरियल मिल जाता है तो आप उसको रेफर कर लो, और सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना लो। और उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप प्रधानमंत्री सीरीज भी कभी आप देख सकते हो जब आपको टाइम मिले। उसके अलावा आपको ज़्यादा बुक रीडिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप रामचंद्र गुहा पढ़ रहे हो या बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली जो किताब है, या इंडिया आफ्टर गांधी वाली, वो पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा सोशल इशूज़ के लिए आप एनसीईआरटीज पहले रेफर कर लो, वही काफ़ी होगी 11 12th की एनसीईआरटीज। उसके बाद कुछ आपको नोट्स बनाने के लिए कोचिंग के मटेरियल को आप रेफर कर सकते हो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत विल बी मोर देन इनफ, और गवर्नेंस के टॉपिक के लिए भी एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है गवर्नेंस के, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। लाइन टू लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके अलावा आईआर के लिए मैंने एक पैक्स इंडिका पढ़ी थी शशि थरूर की, तो आप उसको रेफर कर सकते हो बुक्स में। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने संजीव वर्मा रेफर की थी, आप संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह में कोई एक रेफर कर सकते हो। आई विल से कि संजीव वर्मा बेटर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने टाटा मैग्रो-हिल की रेफर की थी बुक, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में सेकंड एआरसी और एनडीएमए गाइडलाइंस को यूज़ करके मैंने नोट्स बनाया था। इन्वायरमेंट में मैंने शंकर रेफर किया था। और फिर एथिक्स में मैंने लेक्सिकॉन और जी सुब्बाराव रेफर किया था। लेक्सिकॉन तो बेस्ट बुक है, उसको तो आपको रेफर करना ही होगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए मैंने शायद टाटा मैग्रो-हिल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ऑथर का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसको मैंने रेफर किया था। तो ये मेरी बुक लिस्ट है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको रेफर करना है, आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। मैंने द हिंदू पढ़ता था, और विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन होता था उसको फॉलो करता था। और उसके अलावा बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया एयर बुक हो गया, तो ये सबको आप रेफर कर सकते हो। इंडिया एयर बुक को आपको केवल रेफर करना है, उसको कैसे यूज़ करना है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इंडिया एयर बुक पे, तो आपको अगर डाउट हो रहा है इंडिया एयर बुक को कैसे यूज़ करना है तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। रही बात सीसेट की, तो सीसेट में जनरली आपको अगर कॉन्फिडेंट हो कि आपका निकलने वाला है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश या मैथ्स में कुछ वीक है या आपको एक बार देख लेना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 4 साल का प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ गया, वेल एंड गुड। लेकिन वहां से भी अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, या फिर मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है तो अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। लेकिन अगर फिर भी लग रहा है कि दोनों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ वीक हो सकता है, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जिस लाइंस पे सवाल आते हैं तो उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टाटा मैग्रो-हिल, अरिहंत या आर एस अग्रवाल की बुक्स वगैरह आती है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन में भी स्पेसिफिकली एक कॉम्प्रिहेंशन पे किसी किसी में 3 4 सवाल आते हैं, तो वो कॉम्प्रिहेंशन आप अटेम्प्ट करो, तो उसमें क्या है कि एक बार रीडिंग करके आपके 3 4 सवाल निकल जाएंगे। रीजनिंग के कुछ कुछ ईजी सवाल आते हैं, मैथ्स के भी कुछ कुछ ईजी चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम, तो आप वो चीज़ें रेफर कर सकते हो। और उसके अलावा सीसेट से रिलेटेड एक मैं डिटेल वीडियो बनाया था, तो आप उसको देख सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है। अब रही बात एसे और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो जैसे ही आप एसे की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको फ्री टाइम मिल रहा है कि आप बोर हो चुके हो जीएस से, ऑप्शनल से, तो आप एसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यूपीएससी का इन 2 3 साल में ट्रेंड क्या है कि 2 तरह के एसे आते हैं, एक जीएस रिलेटेड होते हैं और एक फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं। तो फिलोसॉफिकल एसेज में आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट उपाय होता है, बेस्ट तरीका होता है कि यूपीएससी ने जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जो एसेज पूछ रखे हैं, तो उन्हीं एसेज को आप प्रैक्टिस कर लो, तो दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फिलोसॉफिकल एसेज। और उसके अलावा जो जीएस रिलेटेड एसेज होते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे आप जीएस की प्रिपरेशन करोगे तो आपका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, फेडरलिज्म, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज, यूज एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन 7 8 एसेज पे आप ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो, क्योंकि इनसे एक ऐसे तो आ ही जाता है, हर साल आ जाएगा। 2016 से 2019 तक आप देखोगे तो एक ऐसे इन सब टॉपिक में से आ ही गया है। तो डेफिनेटली आप ये 7 8 टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसके अलावा आप कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर जो एसेज आए हैं तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
रही बात करंट अफेयर की स्ट्रेटजी की, तो करंट अफेयर की स्ट्रेटजी काफी डाइसी होती है। अब दोनों एस्पेक्ट है, इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के लिए उतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना आपको मार्केट में ओवररेट किया जाता है। मार्केट में करंट अफेयर्स का रोल ओवररेट किया जाता है, ये फैक्ट बात है, क्योंकि कोचिंग का भी एक इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस अगर कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो भले आपको काफी इफेक्टिव लगे, वो स्टैटिक टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन करंट अफेयर्स यूपीएससी उतना नहीं पूछता है जितना मार्केट में बताया जाता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं उसके लिए भी मैं रीजन दूंगा, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के दौरान भी आप द हिंदू फॉलो कर रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस, और मंथली कोई एक मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। यही आपको करना है। साथ में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इफेक्टिवली आप बना रहे होगे, तो प्रीलिम्स के लिए क्या कि जैसे एक पीटी 365 मटेरियल आता है, एक साल का करंट अफेयर्स, वहीं से आप रिवाइज कर सकते हो। तो कुछ चीजें जो आप भूल चुके हो या कुछ चीजें जो आप स्किप कर गए, तो वो चीजें वहां पे ऑलरेडी होंगी, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही क्या है। एंड में आप पीटी 365 रेफर कर लो, या फिर जिस भी कोचिंग का आप करना चाहते हो उसको रेफर कर लो। तो प्रीलिम्स के एंगल से नोट्स बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिस समय ऑन डेली बेसिस आप कर रहे हो तो उस समय आपको लगा कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। रही बात आपको मेंस के लिए नोट्स बनाने के लिए, तो मेंस में क्या है कि करंट अफेयर्स का रोल दो तरीके से हो सकता है। एक कि इंडिविजुअल सवाल ही आ जाए, कि प्रोस कॉन्स बताने के लिए आ जाए कि आर्टिकल 370 इन ऑपरेशनल हो चुका है, तो उसका प्रोस और कॉन्स क्या होगा, लेट से। तो एक ये सवाल आ सकता है, तो ये स्टैंड अलोन सवाल आ गया। अब कुछ चीजें होती है कि जैसे लेट से आप न्यूज़पेपर में ऑपरेशन शक्ति के बारे में पढ़े कि एसएचजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मिशन है उड़ीसा गवर्नमेंट का, तो एसएचजी से रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन आया, तो उसमें आप कोट कर सकते हो मिशन शक्ति, तो ये भी करंट अफेयर्स का रोल हुआ। तो अब जो सेकंड रोल है कि जिसमें जैसे आप ऑन ए डेली बेसिस कुछ फॉर्डर मटेरियल आप स्टैटिक क्वेश्चन में डाल रहे हो, तो आप न्यूज़पेपर में जो भी कुछ पढ़ रहे हो, जैसे मैंने पढ़ा एसएचजी से रिलेटेड ऑपरेशन शक्ति किसी भी न्यूज़पेपर में किसी भी दिन, तो मेरा जो नोट्स है स्टैटिक नोट्स है जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में जो एसएचजी में मैं बनाया, तो वहीं पे मैं जाके ऑपरेशन शक्ति लिख दूंगा। करंट अफेयर्स का अलग से नोट्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर का अलग सा नोट है, स्टैटिक का अलग सा नोट है, एग्जाम में कुछ सवाल आएगा तो दोनों को इंटीग्रेट करके लिखने में काफी डिफिकल्टी होती है, लेकिन एक साथ है तो आप लिख दोगे। तो अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा लग रहा है जो आप मेंस में कोट कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली जाके जो आपका स्टैटिक का नोट्स है वहां पे डाल दो, क्योंकि एंड में रिवाइज करोगे तो आप अगर सवाल आएगा तो लिख दोगे, नहीं तो ऐसे नहीं लिख पाओगे। अलग से नोट्स बनाओगे तो अलग का अलग ही रह जाता है, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता इनफैक्ट। अब कुछ स्टैंड अलोन सवाल होंगे, जैसे हो सकता है आर्टिकल 370 पे पूछ लिया जाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे पूछ लिया जाए, या फिर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इशूज पे पूछ लिया जाए जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो काफी जो इंपॉर्टेंट है उसका आप डेली करंट अफेयर्स का अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप नोट डाउन डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन नोट्स बनाना हेल्पफुल नहीं होगा। रीजन बिंग, दो रीजन है। एक, अगर डेली बेसिस पे नोट्स बना रहे हो, आपका 3 पन्ने का नोट्स ऑन डेली बेसिस बनेगा, 365 दिन में आपका लगभग 600-700 पन्ने का नोट्स बन जाएगा। बिलीव मी, वो एट द एंड आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। तो जब रिवाइज नहीं कर पाओगे तो एट द एंड वो किसी काम का नहीं हुआ, तो आपकी मेहनत ही बर्बाद हुई। और दूसरी बात, होता क्या है कि ऑन ए डेली बेसिस जब आप नोट्स बनाओगे तो आज कोविड-19 का कोई आर्टिकल आएगा कि वो एजुकेशन और कोविड-19 को रिलेट कर रहा होगा, कल आएगा वो हेल्थ और कोविड-19 को रिलेट कर रहा होगा, परसों आएगा वो सैनिटेशन और कोविड-19 को रिलेट कर रहा होगा। आप नोट्स बनाओगे, आप एजुकेशन और कोविड-19 का जो इंटर रिलेशन है उसमें आप घुस जाओगे एज इफ कि उसमें आपका एक सवाल आ जाएगा, वो एक सवाल आएगा नहीं। यूपीएससी के लिए यही सवाल पूछेगा कि कोविड-19 के आफ्टरवर्ड्स गवर्नेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये एक सवाल होगा जिसमें आपको सब कुछ लिखना होगा, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट, लब 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 लब, आपको सब कुछ डालना होगा, तो एक एक एस्पेक्ट डालना होगा। तो इफेक्टिवली जो आपका जो आर्टिकल आपने पढ़ा उसका कोर इसेंस क्या निकलता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पूरा आर्टिकल जो आपने पढ़ा हो, जितना लाइन आपका पढ़ा है, एक एक लाइन आपको याद रहना इंपॉर्टेंट नहीं, कोर इसेंस आपको याद होना चाहिए। लेकिन आप ऑन डेली बेसिस आप पढ़ लियो तो आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको इसेंस समझ में आ चुका है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो कोविड-19 का जैसे इशू खत्म होगा तो कोविड-19 से रिलेटेड आपने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। जब ये सारी चीजें खत्म हो गई उसके बाद आप बैठ के कोविड-19 पे आप 2 से 3 पन्ने का जब नोट्स बनाओगे तो वो काफी कंप्रिहेंसिव बनेगा और वो इफेक्टिव भी होगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डेली बेसिस पे बनाओगे तो शायद वो आइसोलेटेड पार्ट होगा कि कोविड-19 को एजुकेशन से रिलेट करके कुछ बातें होंगी। तो लेकिन जब सारा इशू खत्म हो चुका होगा, अब वैसे ही आईआर में होता है कि अब अभी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर वियतनाम जाएंगे या रसिया जाएंगे, अभी चले गए, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, और फिर उसका कुछ डील साइन हुई, तो ये एक हफ्ता तक बातें चलती रहेंगी। तो एक हफ्ता तक आपने नोट डाउन किया, पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप समझ गए। एक हफ्ते के बाद अगर आप नोट्स बना लोगे लेट से इंडिया रसिया रिलेशनशिप पे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए डेली बेसिस पे बनाना जरूरी नहीं है। स्टैंड अलोन टॉपिक्स पे आ जाते हैं सवाल, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जैसे कुछ इशू, कंप्रिहेंसिव इशू जो इस पे स्टैंड अलोन सवाल आ सकता है, जो आपको लग रहा है वो इशू को आपने डिटेल में पढ़ लिया, वो इशू खत्म हो चुका है, आपने वेरियस आर्टिकल्स पढ़ ली, उसके बाद जाके आप नोट्स बनाए।
और ऐसे भी GS1 और GS4 में कोई स्टैंड अलोन सवाल करंट अफेयर से आता नहीं है, 2-3 में आता है। 2-3 में भी तभी आता है काफी इंपॉर्टेंट हो, जैसे आर्टिकल 370 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कोविड-19 से रिलेटेड कुछ आ सकता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक साल में चली हूँ, या इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स के बारे में, वो IR थोड़ा करंट अफेयर्स फोकस ज़्यादा हो जाता है। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, RCEP नेगोशिएशन हो गया, इस तरह कर करके मुश्किल से 10 से 15 टॉपिक या बहुत हो गया 20 ही टॉपिक होंगे, 20 ही टॉपिक होंगे एक साल में जो GS2 GS3 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो वो सब टॉपिक्स का एक बार आप बैठ के, जैसे आपने लगा आपने डिटेल में पढ़ लिया, तब जाके आपने नोट्स बनाया, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो मैं क्या करता था कि जैसे प्रीलिम्स हो जाता था, मेंस के लिए 2 महीना बच रहा होता था, उस समय मैं देखता था लास्ट एक साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इशूज चले हैं जिसपे स्टैंड अलोन सवाल आ सकता है। उसके बाद मैं कुछ मेंस 365 या कुछ कोचिंग मटेरियल रेफर कर लिया, कुछ आर्टिकल्स फिर से नेट पे रेफर करके एक बार हर इशू पे 2-3 पन्ने का नोट्स बना लिया, 20 से 25 इशू को कवर कर लिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर करंट अफेयर्स का भी अच्छे से उस टाइम पे नोट्स बन गया मेरा। डेली बेसिस पे बनाओगे लंबा बनेगा, और वो टू द पॉइंट नहीं बनेगा, वो छोटा सा आइसोलेटेड बनेगा। कंप्रिहेंसिव वे में किसी टॉपिक पे नोट्स आप नहीं बना पाओगे अगर आप डेली बेसिस पे बना रहे हो। हाँ, कुछ एक इशू कंप्लीट हो गया उसके बाद आप बना रहे हो तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 में हर दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल आ रहा होगा, हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऐसे भी सोचो कि आप GS से आप रिलेट करो। अगर मैं जैसे कोविड-19 के एंगल से आपको बता रहा हूँ, कोविड-19 में अब क्या क्या चीजें हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में सवाल आ सकता है तो स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 को कंपेयर किया जा सकता है। सोशल इश्यूज में आ सकता है तो अगर तो सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर कोविड-19। ज्योग्राफी में अगर कुछ सवाल आएगा तो अच्छा इंडिया में एज कम्पेयर टू US इतने कम केस क्यों रहे। पॉलिटी के एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए और उसकी इफेक्टिवनेस क्या क्या हुई। IR में होगा तो अच्छा कि मास डिप्लोमेसी या वेरियस एफर्ट्स जो इंडिया ने लिए वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए, और साथ में चाइना को कैसे कंटेन किया जा सकता है आफ्टर दिस कोविड-19 एपिसोड। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखोगे तो कोविड-19 का इकोनॉमिक स्लो डाउन पे क्या रोल रहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट पे देखोगे तो NDMA ने एपिडेमिक कंट्रोल से रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस दी है। इथिक्स में देखोगे तो क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स जनरली गरीब लोगों या अफ्रीकन कंट्रीज पे किया जाता है, तो ये कितना जायज है, ये कितना इथिकल है। तो ये सब एस्पेक्ट्स पे अगर आपका व्यूज कंक्रीट हो चुका है तो मानूंगा आपने कोविड-19 को डिटेल में कर लिया, और इतना क्लैरिटी होने के बाद जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप इफेक्टिवली बनाओगे। डेली बेसिस पे बनाओगे तो फिर वो घिसा पीटा नोट्स होगा जो आपके काम का भी नहीं होगा। तो अब मेंस के एंगल से ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बता दिया। कुछ फॉर्डन मटेरियल जो आपको स्टैटिक क्वेश्चन में कोट करना है, जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा, वो आप डायरेक्टली जाके आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। जैसे मैंने पढ़ा ऑपरेशन शक्ति SHG से रिलेटेड, तो डायरेक्टली मैं अपने नोट्स में जाके डाल दूंगा स्टैटिक नोट्स में। लेकिन कुछ स्टैंड अलोन सवाल लग रहा है, मे बी कोविड-19 से आ जाए, मे बी आर्टिकल 370 से आ जाए, तो जाके मैं उसका नोट्स बना लूंगा। लेकिन डेली बेसिस में नहीं, एक बार इशू कंप्लीट हो जाता है, काफी आर्टिकल्स में पढ़ चुका हूँ, उसके बाद जब मेरे पास ऑलरेडी काफी अच्छे व्यूज होंगे, काफी अच्छी फैक्ट्स और एनालिसिस होगी, तब जाके मैं उसका नोट्स बनाऊंगा। और इसी को भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसी तरह मैंने एक कंप्रिहेंसिव वे में जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनका एक ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए और वेरियस टॉपिक्स पे उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उस चीज़ को मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।